गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स को वेलकम इन आवर क्लास। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। कल हमने फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे वो किए थे। आज करेंगे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और जो उससे बड़े होते हैं मतलब वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन बेस रिवीजन है आपका। अब रिवीजन करते रहें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और बाहर ना निकलें क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब बाहर नहीं निकलना है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है। तो आप तैयारी करते रहें और हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। तो बी रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर विसरण की प्रक्रिया तेज क्यों जाती है? अच्छा, ये पूछ रहा है बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विसरण की प्रक्रिया वो तेज क्यों जाएगी? इसका आंसर ये है, दो पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित होना ये विसरण कहलाता है। पदार्थों कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिसे कारण विसरण की प्रक्रिया विकसित होते हो। विसरण को कैसे समझोगे? जैसे कि मैं एक पदार्थ की यहाँ ले कह रहा हूँ, दूसरा पदार्थ यहाँ पर, आपस में क्या होती है, गतिशील होते हैं, आपस में टकराते हैं। ठीक है, ये विसरण है। पदार्थ का यहाँ से यहाँ चले जाना, यहाँ से यहाँ जाना, ये विसरण है, उसे गति में रहता है। जब पदार्थ एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो उसकी नॉर्मल गति होती है, नॉर्मल उसकी स्पीड होती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और जब टेम्परेचर घटेगा तो इसकी वो भी स्पीड भी घटेगी। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में ना जो हमारी स्मेल होती है, पसीने की स्मेल, वो बहुत ज़्यादा फैलती है, बहुत दूर तक फैलती है, बहुत दूर तक, और सर्दियों में पता ही नहीं चलता। गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्मेल फैलती है, सर्दियों में पता ही नहीं चलता। तो यही होता है विसरण, जब उसकी स्मेल यहाँ से वहाँ तक चली जाती है, लेकिन सर्दियों में बहुत कम। और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा स्मेल दूर तक पहुँचेगी। वैसे ही सेंट के लिए भी होता है और बाकी सब के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? अब ठोस क्या है, उनकी पार्टिकल सब बिल्कुल पास पास में है, द्रव के पार्टिकल थोड़े उससे दूर हैं, पार्टिकल थोड़े उनमें गैप है, थोड़ा फिलिंग एरिया उनमें वॉइड है, तो इसलिए उनका विसरण ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ एक ठोस की तुलना में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। मैंने बताया था आपको, ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी ज्यादा अधिक होता है, इसी कारण द्रवों में विसरण की दर ठोसों की तुलना में अधिक होती है। यही क्वेश्चन का यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ ड्राई आइस को कहते हैं। ये पूछ रहा है बेटा, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, या फिर उसको ड्राई आइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। उच्च दाब मतलब ज्यादा हाई प्रेशर लगा के उसको रखा जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता है तब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हो बेटा। सिंपल ही बात है, जो सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है ना, वो इसमें भी होती है। अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में रखना है तो हमको उसमें प्रेशर लगा के रखना पड़ेगा। जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे नॉर्मल प्रेशर आ जाएगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बिना लिक्विड में चेंज हुई अपने आप डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ऊर्ध्व रूपांतरण हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में सब्लिमेशन हो जाएगा उसका। ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, क्योंकि पानी तो है ही उसमें, लिक्विड तो बना ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोला, उसे शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ बोला उसको। हम कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? अच्छा, ये पूछ रहा है बेटा, हम कैसे बताएंगे कि पदार्थ है, लिक्विड है, ठोस है, गैस है, उसके बीच में रिक्त स्थान खाली जगह है? तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जब नमक या शर्करा को जल में डाला जाता है, जो नमक और चीनी को हम जल में डालते हैं, इनमें से कोई भी डालते हैं, तो नमक और चीनी पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्या पता चलता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस है, कुछ जगह है जहाँ पर वो जाके चले गए वहाँ पर। ठीक है, जिससे क्या हुआ, वो बाहर दिख नहीं रहे हैं। वैसे ही जैसे हम मिट्टी डालते हैं या फिर कुछ और जो हार्ड पार्टिकल डालते हैं, वो पानी में घुलता नहीं जो पार्टिकल, तो उससे क्या हुआ, उससे पता चलेगा इस पार्टिकल का साइज बड़ा था, जो उसका वो इसके पास जो वॉइड है ना, जो खाली जगह उससे बड़ा था, इसलिए वो ऊपर नहीं घुल पाया। तो क्या पता चलता है इससे, जब नमक या शर्करा को जल में डाला जाता है तो ये विलुप्त हो जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि पदार्थ के कणों में मध्य रिक्त स्थान होता है और एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ घुलने पर दूसरे पदार्थ के कण उस रिक्त स्थान में समाविष्ट हो जाते हैं। तो एक खाली जो जगह है उसमें कोई पदार्थ आके शिफ्ट हो जाता है। सिंपल बात ये है। जैसे मैं बाहर के जो लेफ्टिस्ट हैं, जो हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं, तो वो लोग आके शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको पता है क्योंकि यहाँ पर जगह तो है, लेकिन वो अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाता, हमें उसको बाहर निकाल देना चाहिए। अच्छी बात नहीं है बेटा, ज़्यादा शुगर सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और ये शुगर के लिए बात नहीं है।
पदार्थ के कणों की गतिशीलता को प्रदर्शित करने वाला एक प्रयोग बताओ जिससे पता चलेगा कि पदार्थ के कणों में गतिशीलता होती है। तो इसका आंसर है जल से भरे 2 गिलास लेकर उनमें एक गिलास के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डालते हैं और दूसरे गिलास में शहद डालते हैं। हम देखते हैं कि स्याही जल में एक समान रूप से तुरंत फैल जाती है परंतु शहद नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों निरंतर गतिशील होता है। सिंपल ये बोल रहा है कि जैसे कि ना आप पानी का गिलास लो, ठीक है, उसमें एक बूंद स्याही डालो, तो आप स्याही डालोगे तो पूरे पानी में स्याही की जो बूंद है ना पूरे पानी में फैल जाएगी। पूरे पानी का कलर स्याही का कलर जैसा होगा ना वैसा हो जाएगा, वो लाइट और डार्क उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण गति करते हैं, मिश्रण करते हैं, पहुंच जाते हैं। वैसे ही अगर हम ना पदार्थ में अगर यही काम शहद में करेंगे तो शहद में ये काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सोलिडिफाइड है, वो इतना उसमें कण उसके बीच में स्पेस नहीं है, उस जगह नहीं है, वो इतना जल्दी जा नहीं पाएगा उधर। इतना इसकी मूवमेंट है, जितनी मूवमेंट है ना स्याही की होगी उतनी मूवमेंट शहद की नहीं होगी। ठीक है। गतिशील पदार्थ की ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषता बताइए। ठोस अवस्था हमारे पास उसकी कोई 3 अवस्था 30 विशेषता क्या बताएंगे? 3 विशेषता। एक तो पहली विशेषता का ठोस के हमेशा आकार, दूसरा एरिया होता है, जिसका वॉल्यूम होता है निश्चित होता है, एक फिक्स होता है, और ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठोस दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, और ठोस के प्राय संपीड़ित, उसके और ज्यादा संपीड़ित हम और कंप्रेस नहीं कर सकते। उसको कंप्रेस करेंगे तो टूट सकता है, तो और ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ की द्रव अवस्था की 3 विशेषता बतानी। तो जैसे ठोस में क्या था, उसका आकार और आयतन फिक्स था, और इसमें द्रव में क्या होगा, उसका आकार अनिश्चित है, क्योंकि द्रव को आप किसी भी बोतल में डालो, किसी भी गिलास में डालो, किसी भी बर्तन में डालो, वो उसके आकार का रहता है, लेकिन उसका वॉल्यूम तो फिक्स है ना, वो रहेगा तो उतना ही, गिलास का पानी उतना ही रहेगा, चाहे किसी में डाल दो पानी तो गिलास का उतना ही रहेगा, 250 मिली तो 250 मिली रहेगा। आयतन निश्चित है क्योंकि इसके कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस से कम होता है। जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है वह उसी का आकार में रहता है, और ये तरल होते हैं, मतलब लिक्विफाइड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पदार्थ की गैस अवस्था में कोई 3 विशेषता बतानी। गैस अवस्था की 3 विशेषता कौन सी? ना उसका आकार और आयतन दोनों फिक्स नहीं होते, उसको किसी बर्तन में रखो उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है, और गैस को क्या कंप्रेस कर सकते हैं, और कंप्रेस करके उसको ठोस या द्रव में बदल सकते हैं उसको। ठीक है। स्पंज, अच्छा स्पंज क्या होता है? ठोस होता है लेकिन फिर भी इसको संपीड़ित क्यों संभव है? क्योंकि स्पंज के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बेटा उसमें एयर ट्रैप होती है। जैसे हम इसको संपीड़ित करेंगे ना, जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे तो उसकी एयर बाहर निकल जाती है और वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, लेकिन जैसे हम उसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे तो वापस एयर को क्रैब कर लेता है और वापस अपनी फिक्स पोजीशन में आ जाता है। स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वायु का समावेश होता है। जब इस पर बाह्य दाब लगाते हैं तो यह वायु बाहर निकल जाती है। इन्हीं रिक्त स्थानों के कारण इसमें संपीड़न संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलनांक से क्या आशय? गलनांक मतलब गलना मतलब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो जब लिक्विडिफाइड होना शुरू होता है एक फिक्स टेंपरेचर पर, उसको बोलते हैं गलनांक। ठोस पदार्थ गर्म करने पर उसे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इस कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और इनके कणों के मध्य की दूरी बढ़ने लगती है। ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है, इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं तथा एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस को गलनांक उसे कणों के बीच के आकर्षण बल सामर्थ्य को दर्शाता है। देखो सिंपल मैंने जो बताया था वही बात है कि ठोस है, उसको लिक्विफाइड होना है, अगर वो लिक्विड होना है, किसी टेम्परेचर पर लिक्विड हो रहा है तो उससे वो टेम्परेचर वो पॉइंट है उसका गलनांक होता है। जब भी कोई गलनांक, जब भी कोई ठोस लिक्विफाइड होता है तो उसके जो कणों का जो स्पेस है वो बढ़ता जाता है। जब बढ़ेगा तभी तो लिक्विड हो पाएगा। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है ना तो उसका स्पेस और बढ़ेगा, क्योंकि पदार्थ का मैटर के यही तो गुण है बेटा कि ठोस के जो कण होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल पास पास में होंगे, लिक्विड के थोड़े दूर होंगे और गैस के बहुत ज़्यादा दूर होंगे, उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। यही तो गुण है, तभी तो अपनी पोजीशन चेंज कर पाएगा, अपनी जो अवस्था है, जो अपनी स्टेट है उसको चेंज कर पाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। आज 10 क्वेश्चन हमने आज कर लिए और 10-11 क्वेश्चन जो बचते हैं वो कल कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैव ए नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।